नमस्कार दोस्तों, आज हम 14 अक्टूबर का सूजस ई बुलेटिन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ पर चलते हैं। पहली न्यूज़ क्या है? राइजिंग राजस्थान, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जर्मनी दौरा। आपको पता है गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, ये देखो, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को सक्सेसफुल बनाना। उसके लिए मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, अधिकारी अलग अलग देशों के दौरे कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता है हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और हमारे उद्योग मंत्री है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, वो सिंगापुर के दौरे पर गए थे। उससे पहले सीएम और डिप्टी सीएम साहब दोनों के दोनों जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और उनके साथ में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी अभी जर्मनी के दौरे पर गए हुए हैं। तो इनका पूरा फोकस है कि जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है, जो 9 से 11 दिसंबर को जयपुर के अंदर होने वाला है, उसको कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए। तो उससे संबंधित ये सारे के सारे लोग अलग अलग देशों की यात्राएं कर रहे हैं और वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे राजस्थान को इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा हब बनाया जा सके, लोगों को रोज़गार दिया जा सके। आप सभी को पता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतने ही नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे, नए उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो इस संबंध के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा जर्मनी का दौरा किया जा रहा है। अब देखते हैं इसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो वो थोड़ा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को जर्मनी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल हुए। राइजिंग राजस्थान के तहत आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में हो रहे इन आयोजनों के तहत श्री शर्मा ने बवेरियन स्टेट चांसलर के प्रमुख और संघीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर फ्लोरियन हरमैन के साथ में बैठक की। अब आपको पता है वो वहाँ जर्मनी के दौरे पर गए हुए थे, तो जर्मनी के दौरे के दौरान वो अलग अलग व्यक्तियों से मुलाकात कर रहे थे, उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे थे, जिससे वहाँ के उद्योगपति और वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं वह राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाए और वो राजस्थान के अंदर अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करे। जर्मनी में पहुँचते ही वहाँ के जो प्रवासी भारतीय और प्रवासी राजस्थानी लोग थे, ये देखिए, ये सारे के सारे प्रवासी राजस्थानी हैं, जो मुख्यमंत्री जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए ये सारे लोग वहाँ एयरपोर्ट पर आए और मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इसके अलावा देखिए, जो मैंने ये कट कर रखी है ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो आप सभी को पता है कि अभी ये क्वेश्चन देखो, पूछने को तो कोई नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में कि मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में कहाँ का दौरा किया, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि जापान और जर्मनी का मुख्यमंत्री ने दौरा किया था, जिससे इन्वेस्टमेंट समिट को सक्सेसफुल बनाया जा सके और जापान और जर्मनी से अधिक राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लाया जा सके। अब देखो, इसमें भी सेकेंड न्यूज़ क्या है? शहरी क्षेत्र में प्री इन्वेस्टमेंट समिट। जैसा कि आपको मैंने बार बार मैं इस क्लास के अंदर और पिछली क्लासेज के अंदर आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का जो मेन प्रोग्राम है वो तो 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा, लेकिन विभागीय स्तर पर और जिला स्तर पर इससे पहले छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिससे उस बड़े इवेंट को सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो अभी जो 14 तारीख थी उसके अंदर जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो प्री इन्वेस्टमेंट समिट है उसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया और उसके अंदर 76,400 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं। राइजिंग राजस्थान के मुख्य आयोजन से पहले विभाग और जिला स्तर पर प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की प्री समिट में सोमवार को 400 से अधिक निवेशकों के साथ में 76,400 करोड़ रुपये से अधिक के ओएमओ साइन हुए हैं। शहरी क्षेत्र के संबंधित में जो प्री इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया उसमें 76,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा क्या हुए ओएमओ पर हस्ताक्षर किए गए। ये आपको डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ करोड़ रुपए के अंदर जो शहरी क्षेत्र है उसके संबंध में भी क्या हुए ओएमओ पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब देखो, शहरी क्षेत्र से संबंधित ये सारा प्रोग्राम था, तो आप सभी को पता है शहरी और विकास मंत्री कौन है? यूडीएच मंत्री हमारे जाबर सिंह जी खर्रा है।
राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से दोगुना करके $350 बिलियन बनाने का लक्ष्य लेके चल रही है। अब देखो यहाँ एक राजस्थान का लक्ष्य भी है। एक किसी भी आपको क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अभी राजस्थान का उद्देश्य आने वाले टाइम के अंदर $180 बिलियन से $350 बिलियन का है, तो बिल्कुल है। राजस्थान ने आने वाले 5 सालों के अंदर अभी राजस्थान की अर्थव्यवस्था $180 बिलियन से बढ़ा के कितना करना चाहता है, $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था करना चाहते हैं। दूसरे इसी के साथ में एक और नेक्स्ट मतलब न्यूज़ के अंदर दे रखा है, मुख्य सचिव श्री सुधांशु मंथ ने भी अपनी तरफ से कोई बात बोली होगी, लेकिन जो भी बात बोली है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, सुधांशु मंथ साहब है। कौन है, सुधांशु मंथ साहब। अब देखो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ क्या है, देखो राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल। ये देखिए, ये देखो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस पूरे सूजेस की कि राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया, इसके मुख्यमंत्री कौन होंगे। आपसे किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन होंगे। आपके पास में ऑप्शन हो सकते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व सचिव, मुख्य सचिव, तो आपको कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। प्रदेश में वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, कृषि और विकासात्मक आदि क्षेत्रों में विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य बजट 2024-25 की घोषणा के अनुपालना में इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। इसकी घोषणा 2024-25 का जो बजट था उसके अंदर इसकी घोषणा की गई थी। चलो बाकी इसके अंदर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब नीचे थोड़ा सा एक विशेष जो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, इस टास्क फोर्स का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक रहेगा। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। फैक्चुअल डेटा है होते हैं उनको थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब इन फैक्चुअल डाटाज का ही आगे पीछे करके यूज़ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टास्क फोर्स है इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, 31 मार्च 2028 तक रहेगा। हमेशा याद रखना है वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष रहता है, तो इस वजह से 31 मार्च 2028 तक इसका कार्यकाल रहेगा। इसकी जो टास्क फोर्स है इसकी सालाना एक बैठक ज़रूर होगी। मिनिमम कितनी बैठक होगी, एक बैठक तो होगी, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। और इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो कौन सा होगा, वित्त विभाग होगा। तो आपको इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से देख लिया। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। इसका विभाग कौन सा हो जाएगा, वित्त विभाग होगा। सालाना एक इसकी बैठक का आयोजन मिनिमम करना होगा और इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, 31 मार्च 2028 तक। जो भी फैक्ट्स थे उनका हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अब कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन के कार्यक्रम के अंदर जो CR पाटिल थे, गुजरात के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, गुजरात के दौरे पर मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की थी। तो इस जो कार्यक्रम है इसका हमने कल की क्लास के अंदर भी डिस्कशन किया था। आज मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो ये जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य जो बरसात से हमारे पानी बरसता है ना, उसको इकट्ठा करके फ्यूचर के लिए उसका उपयोग किया जा सके। क्योंकि बारिश का तो एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है, जैसे जुलाई से लेकर सितंबर माह के बीच में या जून से लेकर सितंबर माह के बीच में हमें मानसून सीजन देखने को मिलता है और उस टाइम ही सालाना 90% बारिश हो जाती है। तो वो पानी क्या होता है, बह के इधर उधर नदी नालों के अंदर चला जाता है। तो
उस पानी का कैसे उपयोग लिया जा सके और उस पूरे साल भर उस पानी का उपयोग लेके हम कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए कैसे उस पानी का उपयोग ले सके, इसके लिए जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, जन आंदोलन के तौर पर इसको बढ़ावा देना। राजस्थान के प्राचीन जो परंपरागत जल पद्धतियाँ हैं, जैसे कुआँ है, बावड़ी है, तालाब है, ये सारी चीज़ों का उपयोग लेना और गाँव के अंदर उनकी जो संरचना है उनका निर्माण करवाना, उनका उद्धार करना, ये सारे काम इस योजना के तहत करवाए जाएंगे। अब देखो इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देश में जल संचय के क्षेत्र में कैच द रेन कैंपेन प्रधानमंत्री की अनूठी पहल है। यह अभियान देश में जन आंदोलन बनेगा, जिससे जन भागीदारी बढ़ेगी और जल संचय होगा। आपको पता है कैच द रेन एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। कैच द रेन का मतलब होता है बरसात के जल को संग्रहित करना किसी भी तौर पर, जैसे कुआं बना दिया हमने, बावड़ी बना दी, तालाब बना दिया, तो कैच द रेन एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था जिसके तहत बरसात के जल का संचय किया गया। यह अभियान देश में जन आंदोलन बनेगा, जिससे जन भागीदारी बढ़ेगी और जल संचय होगा। अब कैच द रेन सिर्फ ये प्रोग्राम सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं रहने चाहिए, इसको जन आंदोलन बनाने के लिए इसका बार बार मुहिम चलाई जा रही है, जिससे लोगों को जल संचय के बारे में प्रेरित किया जा सके और लोग खुद से इनिशिएट लेके इस तरीके के प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले और जल संरक्षण की जो भी पद्धतियाँ हैं पुरानी, कुआं, तालाब, बावड़ी, उनका संरक्षण करे, उनका पुनरुद्धार करे, इस तरीके से काम करे। श्री शर्मा ने देखिए, ये देखो, श्री शर्मा ने रविवार को गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल साहब भी उपस्थित थे। आपको यहाँ 3 फैक्ट मिले हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहनलाल यादव है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल है। तो आपको 3 फैक्ट यहाँ से ध्यान रखने हैं। पहला वाला क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। दूसरा वाला फैक्ट क्या है? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहनलाल यादव। और तीसरा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। इसके अलावा इन 3 फैक्ट के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब देखो यहाँ मैंने फिर से एक हाईलाइट किया हुआ है, उसको देख लेते हैं। देखो ये, इसको देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ईआरसीपी परियोजना का ओयूएमओ और हरियाणा और राजस्थान के बीच में यमुना जल समझौता हुआ है। आपको एक बात ध्यान रखनी, यमुना जल समझौता कौन से 2 राज्यों के बीच में हो रखा है? राजस्थान और हरियाणा के बीच में। जबकि ईआरसीपी जो समझौता हुआ है वो कौन से 2 राज्यों के बीच में हो रखा है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो यहाँ से एक और फैक्ट निकल के आया, ईआरसीपी राजस्थान और मध्य प्रदेश और यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच में हो रखा है। कभी क्लास के अंदर थोड़ा इन दोनों समझौतों को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब देखो, हमने पिछली क्लास के अंदर इस योजना के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया ही था। देवास परियोजना, देवास परियोजना का संबंध कौन से जिले से? देवास परियोजना का संबंध उदयपुर जिले से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवास परियोजना का संबंध कौन से जिले से? देवास परियोजना का संबंध उदयपुर जिले से। और ये परियोजना 1973 और 74 में स्टार्ट की गई थी और इसका तीसरा और चौथा चरण जो अभी मार्च के अंदर जो हमारे उस टाइम के तत्कालीन जो जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा शुरुआत की गई थी। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अब बच्चों ने राज्य की विधानसभा देखी। कुछ स्कूली बच्चे थे डीडवाना के किसी स्कूल के, उन्होंने विधानसभा देखी और उसका दौरा किया। तो आपको यहाँ कुछ विशेष न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है, यहाँ एक फैक्ट दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी। तो आपको ध्यान रखना है, अभी वर्तमान में जो हमारी विधानसभा है उनके अध्यक्ष जो स्पीकर हैं वो कौन है? श्री वासुदेव देवनानी, जो अजमेर से आते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नीचे मैंने क्रॉस लगा रखा है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और ये ब्रैकेट में मैंने देखो एक कुछ न्यूज़ ऐड कर रखी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, एक मिनट, ये जो न्यूज़ है ना, इसको देखो। इस न्यूज़ के अंदर क्या है? देखो, पशुपालन मंत्री ने गौशाला विकास योजना को किया ऑनलाइन। अब देखो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना कि पशुपालन मंत्री कौन है। सबसे पहले
चीज़ें राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है, उन्होंने ये योजना, इस योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। योजना क्या है? गौशाला विकास योजना। गौशाला विकास योजना को ऑनलाइन किया है। इस योजना के तहत गौशाला विकास करने के लिए, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए गौशाला की 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो आपको बस इसमें एक ही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी, एक ही फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहा है कि गौशाला विकास योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गौशाला विकास के तहत कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसके अंदर गौशाला के अंतर्गत परिसंपत्ति का निर्माण करना, गोवंश के लिए शेड, चारा भंडारण गृह, पानी की खेड़ी, टांका टंकी, चारा ठाण और गोपालक आवास गृह आदि और तारबंदी के कार्य इसके अंदर सम्मिलित है। ये सारे के सारे जो गौशाला विकास योजना के तहत 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, उनके तहत उनका निर्माण करवाया जाता है। इसमें इतना ही है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है देखो, दौसा पुलिस की नवाचारी पहल, प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। देखो, पुलिस प्रशासन ने भी अपने लेवल पर एक प्रीमियम लीग का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट को बढ़ावा दिया गया और खेलों को के प्रति पुलिस प्रशासन के जो नए अधिकारी आते हैं, नए जवान आते हैं, उनको भी खेल के लिए तैयार करना, उनको खेल के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाना उनकी, तो उसके लिए नवाचारी पहले इसके अंदर कोई हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ जो फैक्ट्स है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक ही फैक्ट निकल के आता है कि राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, जिसको हम डीजीपी बोलते हैं, डीजीपी ऑफ राजस्थान, यूआर साहू। बाकी कोई स्पेशल इसमें है नहीं, कुछ स्पेशल इसके अंदर जो कोई योजना का नाम हो या कुछ मिशन का नाम हो, वैसा भी कुछ नहीं दे रखा है। तो आज का इतना ही है। हमने सारी न्यूज़ को अच्छे से देख लिया है, पूरा अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, कुछ भी चीज़ नहीं छूटी है। तो आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं? यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कंटिन्यू एफर्ट कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके आप तक पहुँचा सकूँ। और इस जो PDF है, इसके लिए मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।